सो अगेन वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूकेपीएससी की प्रोविजनल आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है और किन किन क्वेश्चंस के डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर उन क्वेश्चंस में आंसर की चेंज हो सकती है। वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेट नंबर ए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर पूछा गया है एग्जिस्टेंस, राइट। तो इसका प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 2006 और यह है वो एक्ट, ऑफिशियल एक्ट, द उत्तरांचल अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2006। तो इट मीन्स इसका आंसर 2006 राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर आंसर की चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जॉर्ज विलियम ट्रेल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसमें पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, तो ये सभी राजस्व पुलिस या रेवेन्यू पुलिस के सिस्टम में आते हैं। तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर दिया हुआ है हेनरी रैमजे, जो कि गलत है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सोर्स जो बुक है, पहला है परीक्षावाणी और सेकंड जो बुक है वो अजय रावत की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो इस बुक का भी रेफरेंस देकर के इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी बुक यहाँ पर कोई यूज की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इसमें काफी लोगों ने बोला है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर बी या फिर ए होगा। तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो जो मैंने यहाँ पर सोर्स लिया है वो सोर्स लिया मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स और उसका चैप्टर नंबर 8 है जहाँ पर को ये एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले देखते हैं इस पैराग्राफ को। मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो एपीएमसी एक्ट है वो इनेक्ट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अब एक बार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी देख लेते हैं। ये एक्ट क्या है? द स्कोप ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ईसी एक्ट इज मच ब्रॉडर देन एपीएमसी एक्ट। इट मीन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका जो एरिया है वो मच ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू एपीएमसी एक्ट। It empowers the central and state government concurrently to control production, supply and distribution of certain commodities, including pricing, stock holding and period of which the stock can be kept and to impose duties. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि Essential Commodities Act है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इम्प्लीमेंट कर सकती हैं और ये दोनों को ही पावर देता है इस एक्ट के थ्रू कुछ कमोडिटीज़ को जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं और उसके अलावा और भी कमोडिटीज़ होती हैं जिनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द एपीएमसी एक्ट ऑन अदर हैंड कंट्रोल्स ओनली द फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या है? एपीएमसी एक्ट का मीनिंग ये है कि फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है जो किसानों से, तो मंडियों के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मंडियों से, तो उसको रेगुलेट करता है Essential Commodities Act apart from food stuffs which are covered under the APMC Act। ये बोल रहा है कि APMC Act जो है उसके अंदर सिर्फ फूड स्टफ्स आते हैं, ठीक है। The commodities which covered under EC Act generally are drugs, fertilizer and textile। तो Essential Commodities Act के अंदर ड्रग्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, इनके अलावा जो सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो भी Essential Commodities Act के अंदर आते हैं। बट APMC का जो दायरा है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है। तो भारत में अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोला जाए तो यहाँ पर जो रेगुलेशन का मेन जो काम करता है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट करता है, ना कि एपीएमसी एक्ट करता है। और एपीएमसी एक्ट सिर्फ स्टेट को पावर देता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्ट पावर देता है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसके राइट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एपीएमसी एक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए ही होना चाहिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, यानी कि एक करेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वो दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में क्या है? मुद्रा का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी,
मुद्रा की मूल्य वृद्धि, एप्रिसिएशन इन करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए सोर्स हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, इसमें क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंप्लाइज दैट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रुपी हैज इंक्रीज्ड। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो एप्रिसिएशन हो, एक करेंसी इंक्रीज हो रही है और एक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी रुपी के टर्म्स में इस चीज़ को समझाया गया है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि रुपी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी डॉलर। तो इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। नाउ सिमिलरली इसमें बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट में, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज। इट मीन्स अगर डोमेस्टिक करेंसी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, देन दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्टेटमेंट में बोला गया है एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरा की तुलना में है। अब सेकंड यहाँ पर एक सोर्स है lumenlearning.com, ये ऑनलाइन साइट है जहाँ से मैंने इस सोर्स को लिया हुआ है। तो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ करेंसी क्या होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी राइजेज सो दैट द करेंसी एक्सचेंजेस फॉर मोर ऑफ अदर करेंसीज, द एक्सचेंज रेट इज डिस्क्राइब्ड एज एप्रिशिएटिंग और स्ट्रेंथनिंग। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में इंक्रीज होती है तो उसको बोला जाता है एप्रिशिएटिंग। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर, रुपी, रूबल की करेंसी कौन सी करेंसी है, तो यहाँ पर जर्नल स्टेटमेंट है, ये भी एक जर्नल स्टेटमेंट है यहाँ पर कि एक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसको हमेशा ही एप्रिशिएटिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग बोला जाएगा। और सेकंड है व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स so that the currency trade for less of other currency, the exchange rate is described as depreciating और weakening। तो यहाँ पर depreciating और weakening लगभग एक ही चीज़ें हैं। तो अगर बात करें प्रोविजनल आंसर की तो प्रोविजनल आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का कमजोर होना। तो यहाँ पर बोला गया है मुद्रा का कमजोर होना इनकी वीकनिंग, और सेकंड है मुद्रा का मूल्य ह्रास डेप्रिशिएटिंग। तो दोनों ही यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। अगर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, बट द मोस्ट प्रोबेबली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की मूल्य वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि एक जर्नल स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में अगर बात की जाए टैक्स सिस्टम की, तो टैक्स सिस्टम यहाँ पर दो टाइप का है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग है इनकम टैक्स से, प्रॉपर्टी टैक्स से, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं ना। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा और सबसे इजी एग्जांपल है जीएसटी। तो जीएसटी के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो यहाँ पर प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मीनिंग है जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके प्रोपोर्शनल में तो उसका जो टैक्स परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होता जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और सेकंड यहाँ पर होता है रिग्रेसिव, जिसे बोलते हैं प्रतिगामी। रिग्रेसिव टैक्स का मीनिंग होता है जिस पर्सन की कम इनकम है उस पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता है, तो उसे बोला जाता है प्रतिगामी। अनुपातिक यहाँ पर प्रोपोर्शनल, और अधोगामी है यहाँ पर को डिग्रेसिव। और डिग्रेसिव का मतलब होता है कि जो जितना अमीर है उस पर उतना कम टैक्स होगा। तो यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी दिया हुआ है अधोगामी, बट इस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर पूछा गया भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है टैक्स सिस्टम, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम भी है और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम भी है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम भी है, जैसे कि हमारा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है और यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर को क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, छठवीं योजना, और ये बिल्कुल सही है। ये सोर्स मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी से। तो 6 5-year प्लान बाय जनता पार्टी वॉज कॉल्ड रोलिंग प्लान। तो 1978 से 1980 के बीच में जो रूलिंग पार्टी थी वो जनता पार्टी थी। तो
तो उस समय जो 6th 5 ईयर प्लान आया तो उसी प्लान को रूलिंग प्लान कहा जाता है। तो बाद में क्या हुआ, जब जनता पार्टी के बाद यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट आई इन बिटवीन, तो इस प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रूलिंग प्लान को कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया और अपना एक नया 6th ईयर प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो रूलिंग प्लान का आंसर 6वीं योजना इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो WTO है, WTO की इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे उनकी आलोचना नहीं की जाती है, तो हमें ये बताना है। तो ये 10 यहाँ पर को रीजंस हैं जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फर्स्ट में ही ये दिया हुआ है, द WTO ओनली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाले में आ रहा है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है। यहाँ पर है द WTO अंडरमाइन नेशनल सोवरेनिटी, तो ये भी यहाँ पर है। यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, तो फ्री ट्रेड का इस समर्थन करता है, तो ये भी यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर को करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर यही जो आंसर है वो प्रोविजनल आंसर की में भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि प्रोविजनल आंसर की में इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो NCERT क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 में रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें यहाँ पर देख सकते हैं, उसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ रिमोट सेंसिंग में होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि यहाँ पर सोनार तरंगों का यूज़ होता है, बट सोनार जो तरंगें होती हैं इनका मीनिंग होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये साउंड वेव होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका यूज़ सैटेलाइट से भी किया जाता है। जब सैटेलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है तो वहाँ पर होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम में सोनार वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम ऑल्सो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 147 है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर को गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ललित साहब, बट इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन साहब। तो क्वेश्चन नंबर 147 में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बाय अजय सिंह रावत का रेफरेंस दिया जा सकता है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, और इसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो परीक्षा वाणी में भी दिया हुआ है। तो ये थे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जहाँ पर को आंसर की या फिर क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है UPSC द्वारा, और सभी को बोनस मार्क्स या फिर यहाँ पर आंसर चेंज हो सकती है। I hope you like this video. You can like, subscribe and share this video. So see you in the next video with more information.